Very good morning to all of you. Now we are going to start the second chapter of physics, forces and Newton's law of motion. Forces and लॉ ऑफ मोशन. अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इसको कह सकते हैं क्योंकि ये न्यूटन्स के द्वारा दिए गए 3 नियम का ही विश्लेषण है, का ही अध्ययन है और उनका ही एनालिसिस है. उनके ही 3 नियम के बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे. अभी तक आपने पिछले चैप्टर में जो भी पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि भाई मोशन कैसे हो रहा है, मोशन डिस्टेंस कैसे ट्रेवल कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कैसे ट्रेवल कर रही है, क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है वेलोसिटी, और क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अभी आपने सिर्फ इनके मोशन के बारे में पढ़ा था, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ा था. अब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मोशन. मोशन के होने का कॉज क्या है, मतलब व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन टू हैपन. आप इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. इस चैप्टर में आप जो मोशन हो रहा है उसके कॉज के बारे में पढ़ेंगे. जो मोशन हो रहा है उसकी स्टडी तो करेंगे ही करेंगे, बट उसकी कॉज के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये मोशन ऐसे क्यों हो रहा है, व्हाट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन टू टेक प्लेस. तो बेसिकली आप इस चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसी का एनालिसिस करेंगे. तो फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स से आप काफ़ी रूबरू हैं, काफ़ी आप फैमिलियर हैं और अब जानते हैं फोर्स क्या है. अब उसको साइंटिफिकली हम पढ़ेंगे या टेक्निकली पढ़ेंगे, हम उसको स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ेंगे, हम उसको डिफाइन करके पढ़ेंगे हम क्या होता है फोर्स. फिजिक्स में फोर्स अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, नॉर्मल लाइफ में हर चीज़ अलग होती है. और जब हम डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन के आधार पे ही सारी चीज़ें होती हैं, सारे एक्सपेरिमेंट डेफिनेशन के आधार पे ही किए जाते हैं, सारे सवाल डेफिनेशन के आधार पे ही किए जाते हैं. नॉर्मल लाइफ में हर चीज़ सिंपल होती है, बट व्हेन वी आर डीलिंग विथ फिजिक्स definition, it has to be defined purely, it has to be defined, बिल्कुल उसका एग्जैक्ट सटीक डेफिनेशन होती है और उसके आधार पे ही उस चीज़ को फोर्स माना जाता है या नहीं माना जाता. तो अगर मैं फोर्स के बारे में बात करूँ तो फोर्स इज ए पुल और पुश, मतलब पुल और पुश ये दोनों ही एक प्रकार के फोर्स. व्हेन यू एक्सर्ट ए पुल और पुश ऑन ए बॉडी, यू एक्सर्ट ए फोर्स ऑन दैट बॉडी. जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं या धक्का देते हैं दूसरी तरफ और खींचते हैं अपनी तरफ, तो यू एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द बॉडी. पुश फोर्स या पुल फोर्स आप लगाते हैं. तो और इसी पुल और पुश को हम फोर्स बोलते हैं. बेसिकली फोर्स इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट. दो ऑब्जेक्ट के बीच का इंट्रैक्शन है फोर्स. दो ऑब्जेक्ट के बीच का क्या है, एक इंट्रैक्शन है. और फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन. फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन. एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसका डायरेक्शन से भी लेना देना है. व्हेन यू अप्लाई ये पुश, जब आप किसी चीज को पुश कर रहे हैं, यू अप्लाई ए फोर्स, यू एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन ए डायरेक्शन अवे फ्रॉम योर बॉडी. जब आप किसी चीज को पुश कर रहे होते हैं तो यू अप्लाई ए फोर्स इन ए डायरेक्शन अवे फ्रॉम योर बॉडी. तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, पुश हो गया. जैसे आप दरवाजा को बंद कर रहे हैं, 2 दरवाजे होते हैं जो बंद कर रहे थे, ऐसे बंद करते हैं. तो ये हो गया आपका पुश. या आप किसी बच्चे को आप धक्का दे रहे हैं, देना नहीं है, धक्का दे रहे हैं, तो इसको आप पुश बोलते हैं, सिंपल पुश बोलते हैं. व्हेन यू pull an object, you apply a force in a direction towards your body. जब आप किसी चीज़ को खींच रहे होते हैं तो आप अपनी तरफ पुल फोर्स लगाते हैं. जैसे ड्रॉवर खोलना है रैक का तो आप पुल फोर्स, जैसे दरवाज़ा खोलना है तो आप अपनी तरफ फोर्स लगाते हैं. सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन पुल एंड पुश आप कह सकते हैं. ए पुल इज ए फोर्स which brings the object closer. 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अगर पुल लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट को पास लाने की कोशिश करेगा. उस फोर्स को ही हम
पुल फोर्स बोलते हैं। जो दूर ले जाने के लिए काम करेगा उसको हम पुश बोलेंगे। जो दो ऑब्जेक्ट को पास में ले आए तो उसको हम पुल बोलेंगे। जैसे पतंग उड़ा रहे हैं तो हम पतंग को हम खींचते हैं तो वो पतंग हमारे पास आती है, तो इसलिए हम उसको पुल बोलते हैं। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? पुल बोलते हैं। सो पुल इज ए फोर्स ऑफ ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर। पुल इज ए फोर्स ऑफ ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर। तो मैंने ये भी बता दिया था कि पुल और पुश एक फोर्स है, और बेसिकली फोर्स है क्या? इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, इन्फ्लुएंस, उसका इफेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में किस प्रकार के फोर्स लग रहे हैं उसी का हम इफेक्ट है पढ़ रहे हैं हम, जो कि हम फोर्स में पढ़ते हैं। अब अगर आप एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल के आधार पे अगर नेचर में बहुत सारे फोर्सेस हैं, हम नेचर से ये एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि अगर आप एक बहुत तेज ग्रेट स्टॉर्म में आप खड़े हैं, ग्रेट विंड में खड़े हैं, तो आपको हवा महसूस हो रही होगी। यू एक्सर्ट ए पुश फोर्स फ्रॉम द विंड। ग्रेट विंड से आपको पुश फोर्स मिलेगा और आपको धक्का महसूस होगा कि नहीं होगा? भाई फोर्स दिख तो रहा नहीं है कि मेरे को ये आ रहा फोर्स, मैं भाग जाऊँ यहाँ से तो मेरे को फोर्स नहीं लगेगा, वो आपको महसूस होता है। लेकिन ये एग्जिस्टेंस उसका आप महसूस कर सकते हैं, फोर्स की एग्जिस्टेंस आप महसूस कर सकते हैं। जब आप विंड की डायरेक्शन में अगर साइकिल चला रहे होते हैं तो आपको काफ़ी इजी होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विंड। अगर आप गाड़ी चला रहे होते हैं या बाइसाइकिल राइड कर रहे होते हैं तो आपको मुश्किल होती है, थोड़ा सा चढ़ने में मुश्किल होती है या चलाने में मुश्किल होती है। तो डेट इज व्हाट फोर्स। तो आपको महसूस होता है कि हाँ भाई फोर्स लग रहा है हमारी बॉडी में। तो ये नेचर से ये एग्जांपल लिया है मैंने। यू आर स्टैंडिंग इन ए विंड, ग्रेट स्ट्रॉन्ग, और आपको एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? पुश कर रही है विंड। आपको क्या कर रही है? पुश कर रही है विंड। आपको क्या कर रही है? पुश कर रही है। पुल भी कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब खींचने लगे आपको अपनी साइड में तो वो पुल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैंने पुल डिफाइन किया है वो चीज़ होनी चाहिए। दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, और किसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट फोर्स जो लगाया गया है वो अगर आपको पास में ले जाए तो उसको हम बोलते हैं पुल, और जो दूर ले जाए दो ऑब्जेक्ट को उसको हम बोलते हैं पुश। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यू आर लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट बाय हैंड, सो यू आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। आपने लिफ्ट किया है, यू आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक उसी प्रकार से इफ एन ऑब्जेक्ट इज टाइड बाय ए रोप and it is suspended by the rope, तो rope exert a force on the object to lift it। मतलब उसको लिफ्ट करने के लिए अभी मैं हाथ के द्वारा ये लिफ्ट कर रहा था। अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है तो मैं हाथ के द्वारा ये लिफ्ट कर रहा हूँ। अगर ये रोप होता तो मैं रोप के द्वारा इसको लिफ्ट कर रहा होता, तो रोप इस पेन को लिफ्टिंग फोर्स लगा रही होती उस समय। अगर ये मेरा हाथ रोप होता तो इस पेन के ऊपर कौन लिफ्टिंग फोर्स लगा रही है? अगर लिफ्ट नहीं कर रही होती तो ये नीचे चला जाए, पेन छोड़ दूंगा तो नीचे चला जाएगा ना। तो लिफ्टिंग फोर्स उस समय रोप ने लगाया था, इस समय मैंने पेन से लगा दिया था। सेम तरीके से जितना फोर्स मैं लिफ्ट करने में लगा रहा था उस समय अगर रोप से बांध दिया अगर पेन को मैंने, तो आप समझ लीजिए कि तब भी वो लिफ्ट हो रहा है। तो मतलब सेम फोर्स हैज बीन अप्लाइड बाय द रोप। मतलब रोप एक फोर्स लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट पर या इस पेन पर फोर्स लगा रहा है ताकि वो नीचे ना आए, और इस फोर्स को हम पढ़ेंगे अभी किस तरीके कौन सा फोर्स होता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, और टेंशन फोर्स इसको बोलते हैं। और एटम्स के बीच का ये फोर्स होता है, दो एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। हम पढ़ेंगे कैसे ये टेंशन फोर्स, अगर धागा में जो होता है वो टेंशन फोर्स लगता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तभी तो वो नीचे नहीं जाता है, क्योंकि नीचे ग्रेविटी तो लगी रही है। तो ऊपर भी अगर लग जाएगा तो बॉडी ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, वहीं पर रहेगी। बॉडी क्या होगी? ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। अगर मैं ऊपर फोर्स लगाऊं तो ऊपर कोई खींच ले जाएगा, अगर दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगेंगे तो ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी। दैट विल बी बैलेंस्ड। तो ये दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने कि लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट बाय ए रोप। अब मैं तीसरा एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मैं एक कॉर्क को पानी में डिप कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? डुबो रहा हूं। सो यू अप्लाई ए पुश फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट
you apply a push force to dip the cork in water, you apply a push force in downward direction. आप लगाएंगे पुश फोर्स. अब पुश क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि वाटर एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द कॉर्क. वाटर एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द कॉर्क. इस वजह से हमें पुश फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ता है. इस वजह से हमें पुश फोर्स ऑन द कॉर्क हैज बीन अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ताकि कॉर्क नीचे जाए. और इसी फोर्स को आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, बायनेसी फोर्स बोलते हैं या अपट्रस्ट फोर्स बोलते हैं. बायनेसी फोर्स या जी को अपट्रस्ट बोलते हैं, फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो आर्चिमेड प्रिंसिपल के द्वारा से आया था. बायनेसी फोर्स है क्या? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ए बॉडी. जितना वो डिस्प्लेस करेगी उतना ही वो क्या बायनेसी फोर्स लगेगा. ग्रेटर इज द वेट, ग्रेटर इज द बायनेसी फोर्स. ग्रेटर इज द बायनेसी फोर्स. सो अब फोर्स को डिफाइन कर देते हैं. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा बीच में पॉज हो गया था, कोई आ गया था. तो फोर्स को डिफाइन कर देते हैं. फोर्स इज बेसिकली एन इन्फ्लुएंस. फोर्स है क्या? बेसिकली एक इन्फ्लुएंस है which tends to set a stationary body in motion, which tends to set a stationary body in motion or tends to stop a moving body. या तो एक बॉडी को रेस्ट में, जो पहले बॉडी रेस्ट में है, एक इन्फ्लुएंस है. फोर्स है क्या? एक इन्फ्लुएंस है which tends to set a stationary body in motion or ए बॉडी इन मोशन टू रेस्ट, या किसी मूविंग बॉडी को वो रेस्ट में ला दे. और टेंड्स टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या उसकी डायरेक्शन बदल दे, या उसकी स्पीड बदल दे, या उसका शेप एंड साइज बदल, और टेंड टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये होती है फोर्स की डेफिनेशन. फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच टेंड्स टू सेट द stationary object in motion or an object in motion to rest, or change the speed and direction of the object, or change the shape and size of the object. ये आपकी फोर्स को मैंने डिफाइन कर दिया. अब आप जो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे वो बेसिकली, अगर मैं फोर्स को दो भागों में कैटेगराइज कर दूँ, हालांकि अनेक प्रकार के फोर्स होते हैं नेचर में, मैं दो तरीके से उसको कैटेगराइज कर देता हूँ. एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स. एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स. तो बेसिकली बैलेंस फोर्स होता क्या है? बेसिकली बैलेंस फोर्स होता क्या है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, देन द फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड. अगर फोर्सेस का रिजल्टेंट, जितने भी फोर्स एक ऑब्जेक्ट में लग रहे हैं, जितने भी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट में लग रहे हैं, और उसका रिजल्टेंट अगर जीरो है, तो उस बॉडी को हम बोलेंगे द बॉडी इज अंडर बैलेंस्ड.